Good morning students, welcome to बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है solubility product and common ion effect. Solubility depends on two important factors, lattice enthalpy of the salt and solvation enthalpy of the ions in the solution. Lattice enthalpy is the amount of energy required to break 1 mole of the solid into its ions. किसी सॉलिड सॉल्ट के 1 मोल को आयन में ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम लैटिस एंथैल्पी कहेंगे। और 1 मोल सॉलिड सॉल्ट जो है जब वाटर में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं सॉल्वेशन एंथैल्पी। अगर एनर्जी रिलीज्ड ज़्यादा है और एनर्जी यूज्ड कम है तो सॉल्ट डेफिनेटली डिसॉल्व करेगा, यानी कि सॉल्ट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम सॉल्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जिनकी सॉल्युबिलिटी 0.1 मोल पर लीटर से ज़्यादा है उनको हम सॉल्युबल सॉल्ट्स कहेंगे। जिनकी सॉल्युबिलिटी 0.01 मोल से कम है उनको स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहेंगे। और वो सॉल्ट्स जिनकी सॉल्युबिलिटी इसके बीच में है 0.01 मोल्स पर लीटर एंड 0.1 मोल पर लीटर के बीच में उनको कहेंगे स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट्स। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, तो इसको जानने के लिए हमें स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट और उसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम जो है उसको स्टडी करना पड़ेगा। कई कंपाउंड्स जैसे कि लेड क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट जो हैं ये बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और इस तरह के सॉल्ट्स को हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ही डिसॉल्व करते हैं और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। थोड़ा सा ही AgCl सॉलिड स्टेट से Ag प्लस एक्वस आयंस और क्लोराइड आयंस में आएगा और इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस तरह की रिएक्शन का, that will be concentration of products upon reactants, यानी concentration of silver ions into concentration of chloride ions upon concentration of solid AgCl. But by convention solid का जो concentration होती है उसको हम constant लेते हैं, और इस constant को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये equilibrium constant into this constant concentration will be another constant जिसको हम कहेंगे Ksp, that will be equal to concentration of silver ions into chloride ions. तो ये जो Ksp है इसी को हम कहते हैं solubility product. Solubility product of a salt at a given temperature is equal to the product of the concentration of its ions in the saturated solution with each concentration term raised to power equal to number of ions produced on dissociation of 1 mole of the substance. तो 1 मोल जैसे AXBY है, ये जब डिसॉल्व करेगा तो ये X मोल्स AY प्लस आइंस के देगा और Y मोल्स BX नेगेटिव आइंस के देगा। तो इनकी कंसंट्रेशन रेज टू पावर जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ X आ रहा है यहाँ Y, तो A की कंसंट्रेशन रेज टू पावर X एंड BX नेगेटिव की कंसंट्रेशन रेज टू पावर Y, इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें कई फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में यूजफुल है, जैसे कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। अगर हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू पता है तो सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं AgCl, BaSO4, सिल्वर क्रोमेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेड आयोडाइड। इनकी अगर हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता है तो सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जिरकोनियम फॉस्फेट Zr3PO4 4 टाइम्स। 1 मोल जिरकोनियम फॉस्फेट का जब सोल्यूशन डिसॉल्व करता है तो 3 मोल्स जिरकोनियम आयंस के और 4 मोल्स फॉस्फेट आयन के प्रोड्यूस करता है। अगर S मोल्स, मान लीजिए सॉल्युबिलिटी S है, तो अगर इसके S मोल्स डिसॉल्व करेंगे तो 1 3 दे रहा है तो S 3S देंगे जिरकोनियम आयंस के आयंस, और इसी तरह फॉस्फेट आयंस के लिए 4S के बराबर कंसंट्रेशन के आयंस देंगे। तो अब हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट
KSP is equal to concentration of zirconium ion raised to power 3 into concentration of phosphate ion raised to power 4, क्योंकि concentration raised to power stoichiometric coefficient of zirconium and concentration raised to power stoichiometric coefficient of phosphate. अब zirconium ion की concentration है 3s, phosphate ion की 4s, तो ये solubility product is equal to zirconium की 3s और इसका क्यूब इंटू फॉस्फेट की 4s उसका 4 times. तो ये आ गया KSP is equal to this value. S raised to power 7 will be KSP upon 6912 and S will be KSP upon 6912 the whole raised to power 1/7. प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन होगी कि नहीं. So knowing the solubility product of a salt, it is possible to predict whether on mixing the solution of its ions a precipitate will be formed or not. तो प्रेसिपिटेशन होने के लिए जो आयंस होते हैं उनका आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा होना चाहिए, तब प्रेसिपिटेशन होती है. यानी कि अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेशन होगी, अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से कम है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी. जैसे कि मान लीजिए आप बेरियम सल्फेट जो है उसके प्रेसिपिटेट्स बनाना चाहते हैं और आपके पास बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 0.5 मोलर है. तो बेरियम सल्फेट बनाने के लिए आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड स्मॉल अमाउंट्स में डालना शुरू करेंगे. शुरू में तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी क्योंकि सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन स्मॉल है और इसको बेरियम आयन की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके जब आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम होती है. लेकिन एक स्टेज आएगी जब इतना सल्फ्यूरिक एसिड डल जाएगा कि इनकी कंसंट्रेशन यानी कि आयनिक प्रोडक्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बढ़ जाएगा. उस टाइम बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा. तो ये जानने के लिए कितना सल्फेट आयंस चाहिए है प्रेसिपिटेशन के लिए, हमें पता है KSP यानी बेरियम इंटू सल्फेट आयंस की वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10⁻⁹ और बेरियम आयंस इस केस में बेरियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन के बराबर है यानी 0.5 मोलर है. तो क्योंकि KSP इज इक्वल टू बेरियम इंटू सल्फेट, तो सल्फेट विल बी KSP अपॉन बेरियम आयंस यानी सल्फेट विल बी KSP अपॉन 0.5. तो ये आ गया 3 इंटू 10⁻⁹ यानी जब सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन इतनी हो जाएगी तब बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होना शुरू होगा. किस कॉमन आयन इफेक्ट in the ionization of acids and bases. Common ion effect may be defined as the suppression of the degree of dissociation of a weak electrolyte, weak acid or a weak base by the addition of strong electrolyte containing a common ion. जैसे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड है, ये डिसोसिएट करता है तो बनाता है एसिटेट आयन और H+ आयन. और इस तरह के रिएक्शन में जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट विल बी एसिटेट आयंस की कंसंट्रेशन इनटू H+ आयन की कंसंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन. लेकिन अगर हमने इस इलेक्ट्रोलाइट में ये जो इक्विलिब्रियम पे आ गया है, एसिटिक एसिड डिसॉल्व किया, एसिटेट आयन और H+ आयन बनाए, इक्विलिब्रियम में आ गया यानी जितना एसिटिक एसिड डिसोसिएट कर रहा है उतना ही स्पीड से उतने ही रेट से ये वापस कंबाइन करके अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड बना रहे हैं. ये इक्विलिब्रियम अगर हमने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, HCl डाल दिया, तो वो आयोनाइज करके हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयन दे रहे हैं. तो क्या हुआ कि क्योंकि हाइड्रोजन आयन यहाँ भी है और यहाँ भी है यानी कॉमन आयन है, तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएगी, हमने और डाल दिए हैं. तो जब आपने ली चैटलर प्रिंसिपल में पढ़ा है कि जब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, यानी ये जो H+ आयंस है ये एसिटेट आयंस के साथ कंबाइन करके अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड बनाएंगे. यानी जितना एसिटिक एसिड HCl डालने से पहले डिसोसिएट हुआ था अब उससे भी कम डिसोसिएट होगा क्योंकि वो एसिटेट आयंस के साथ रिएक्ट करके वापस अनडिसोसिएटेड बना रहा है. ये क्या हुआ, सप्रेशन हो गई, आयोनाइजेशन जितनी होनी थी उससे भी कम हुई. तो दिस सप्रेशन इज बिकॉज ऑफ एन आयन विच हैज बीन एडेड कॉमन टू द आयन प्रोड्यूस बाय द वीक एसिड. इसी तरीके से आपने एसिटिक एसिड में अगर सोडियम एसिटेट डाला जो कि डिसोसिएट करके एसिटेट आयंस और सोडियम आयन दे रहा है,
तब भी एसिटिक एसिड के एसिटेट आयंस के साथ ये वाला आयन कॉमन है, और इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से फिर से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये H+ के साथ रिएक्ट करके वीक एसिड अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड बना लेगा, यानी कि जो ये सप्रेशन है आयोनाइजेशन की सप्रेशन हो जाएगी, यानी कि आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड इज सप्रेस्ड by adding a salt of some strong acid or salt having a common ion. इसी तरह अगर कोई बेस वीक बेस है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो इक्विलिब्रियम में आता है अमोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस डिसोसिएट करके, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K भी होगा, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयंस इनटू हाइड्रोक्साइड आयंस अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड डाल दी जो अमोनियम और क्लोराइड आयंस दे रहा है, तो सोल्यूशन में अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि ये अमोनियम आयन कॉमन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अगर प्रोडक्ट्स में से ये जो है इसकी वैल्यू बढ़ गई है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी अमोनियम आयंस हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो यानी कि इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया तब भी हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन हो गए, तो रिएक्शन फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये इसके साथ रिएक्ट करके अनडिसोसिएटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी इसकी आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी। सो इफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इज एडेड टू सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयंस इंक्रीजेस, and according to Lee-Chatelier principle, the equilibrium shifts to the left side and concentration of hydroxide ions is considerably decreased, and weak electrolyte ammonium hydroxide becomes even weaker. This is common ion effect. अब solubility पे क्या इफेक्ट होता है, हमें पता है Lee-Chatelier principle के हिसाब से कि अगर हम किसी भी आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो वो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन के साथ कंबाइन कर जाएगा और आयनिक प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। तो आयनिक प्रोडक्ट जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बढ़ गया तो कुछ एक सॉल्ट प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, और तब तक होगा जब तक कि आयनिक प्रोडक्ट वापस KSP के बराबर नहीं हो जाता है। तो कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पर प्रेसिपिटेशन होती है। और इसी तरह अगर हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द आयंस इज डिक्रीज्ड, तो आयनिक जो इसका QSP है, जो आयनिक प्रोडक्ट है, वो KSP से कम हो जाएगा और थोड़ा सा और सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, और तब तक होगा जब तक कि QSP दोबारा से KSP के बराबर नहीं हो जाता है। सो यू कैन से कि कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर प्रेसिपिटेशन होती है। ये भी कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से होता है। तो यूजेस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, common ion effect can be used, number 1, in purification of sodium chloride. आप सैचुरेटेड सोल्यूशन इम्प्योर सोडियम क्लोराइड की लेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे इन अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब ये इम्प्योर सोडियम क्लोराइड है, HCl गैस को इसके थ्रू पास करेंगे तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड आयोनाइजेस एज सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, HCl आयोनाइजेस एज H+Cl नेगेटिव आयंस। ये कॉमन आयन है तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड जो है प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा एज सोडियम क्लोराइड। लेकिन जो इम्प्योरिटीज हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं होंगे और इस तरीके से सोडियम क्लोराइड जो है प्योरीफाई हो जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन क्लोराइड आयंस, डिसोसिएशन ऑफ NaCl इज सप्रेस्ड। दिस इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। Dissociation of sodium chloride is decreased to such an extent that ionic product of sodium chloride exceeds its solubility product and it is precipitated, whereas the impurities remain in the solution and sodium chloride is purified. Second use है use of common ion effect in qualitative analysis. हम जब प्रैक्टिकल्स करते हैं तो हम बेसिक रेडिकल्स को 6 ग्रुप्स में बांटा हुआ है, तो उसमें से सेकेंड ग्रुप को एज सल्फाइड हम प्रेसिपिटेट आउट करते हैं केटाइंस ऑफ ग्रुप 2, Hg2+, lead2+, बिस्मथ, कॉपर, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिन, इनको हम इनके सल्फाइड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट करते हैं बाय passing H2S gas in presence of HCl.
तो H2S गैस वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयोनाइजेज एज H+ आयंस एंड सल्फाइड आयंस. HCl स्ट्रॉन्ग है, आयोनाइजेज एज H+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन. H+ आयन कॉमन होने की वजह से ये बढ़ जाता है, तो ये वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है और सल्फाइड आयन की कम कंसंट्रेशन बनती है. इवन कम कंसंट्रेशन में भी इस ग्रुप के जो रेडिकल्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, क्योंकि इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो लो होता है. आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो ये प्रेसिपिटेट बन जाते हैं. तो इस तरह से सेकेंड ग्रुप को प्रेसिपिटेट करने के लिए कॉमन आयन इफेक्ट को यूज किया जाता है. इसी तरह थर्ड ग्रुप को प्रेसिपिटेट करने के लिए भी कॉमन आयन इफेक्ट यूज करते हैं. इस केस में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड. ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग है, अमोनियम आयन्स कॉमन है. इनके बढ़ जाने से ये वाली वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन सप्रेस होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाता है. और इतनी कम कंसंट्रेशन में भी जो है ये इसका आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है और प्रेसिपिटेट्स बनते हैं. इसी तरह ग्रुप 5 को हम कॉमन आयन इफेक्ट का यूज़ करके अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड डालते हैं. कॉमन आयन की वजह से इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन सप्रेस होती है, बट इवन इन लेस concentration carbonate ions they are precipitated out because the ionic product is greater than the solubility product. तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में इन तीनों ग्रुप्स को हम प्रेसिपिटेट आउट करने में कॉमन आयन इफेक्ट को यूज करते हैं. इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन सॉल्युबिलिटी. तो जो वीक एसिड्स होते हैं उनकी सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी पीएच को कम करने पे इंक्रीज करती है. फॉर एग्जांपल ये एक वीक एसिड का सॉल्ट है सोडियम एसीटेट. ये वाटर में डिजोल्व करके एसीटेट आयंस और सोडियम आयंस बनाता है और इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयंस इनटू सोडियम आयंस. अब इसमें इसका अगर हम पीएच लोअर करते हैं यानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो H+ आयन प्रोड्यूस करता है वो ऑपोजिटली चार्ज्ड एसीटेट आयंस के साथ रिएक्ट करके अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड बना लेते हैं जो कि एक वीक एसिड है. तो अब क्या होगा कि एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. तो ली-चाटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम को दोबारा सेट करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और सॉलिड सोडियम एसीटेट डिसॉल्व करेगा. तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है. H+ डालने से KSP से कम हो जाता है, तो तब तक ये डिसॉल्व करता है जब तक कि ये वापस KSP के बराबर नहीं हो जाता है. दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.